क्या तुम उस काले पहाड़ी बकरे के बारे में जानते हो जो इंसान में बदल सकता है? जब मैं छोटा था मैंने सर्कस के काले बकरे को उठा लिया था। सर्कस वाले हमारे घर आकर बकरे को वापस मांगने आए। भाई साहब, ये काला बकरा बहुत शैतानी है, इसे नहीं रख सकते। इसने हमारे 2 पालकों को मार डाला है, इसे मारना ही पड़ेगा। मैंने सख्त चेहरे से कहा, ये तो हमारे घर का बकरा है, तुम लोगों का नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। सर्कस वाले जब देखा कि मैं मान नहीं रहा तो मजबूरी में बोले, ठीक है भाई, ये बकरा हम नहीं लेते, तुम ही रख लो, लेकिन हमारे सामने इसे मार देना। हमें मांस नहीं चाहिए, बस अपनी आंखों से इसका मरना देखना है। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, काले बकरे ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह हमारी बातें समझ रहा हो। वो ऐसे देख रहा था जैसे सब कुछ समझ रहा हो। मैंने गुस्से से कहा, ये मेरा जानवर है, तुम इसे मारने वाले कौन होते हो? और अगर ज्यादा बकवास की तो पूरे गांव को बुला लूंगा, फिर तुम निकल भी नहीं पाओगे। सर्कस वाले बोले, हम तो बस तुम्हें चेतावनी दे रहे थे, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो ठीक है, बकरा तुम्हारा ही रहे। इतना कहकर वे चले गए। मैं मन ही मन खुश था और सोच रहा था कि इन बाहरी लोगों को ऐसे ही दबा कर रखना चाहिए, वरना ये बकरा ले जाते। वो काला बकरा बहुत बड़ा था। मैंने अपने दादा से कहा कि चलो पीछे के जंगल से और घास काट कर लाते हैं, गाड़ी में भरकर। दादा मान गए। इसके बाद हम लोग घास लेने निकल गए। मैंने घर में कहा, छोटा भागना मत, घर के मुर्गे और बकरियों को दाना पानी दे देना, हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है। हमारे जाते ही आंगन में मैं अकेला रह गया। मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने देखा तो पाया कि काला बकरा मुझे देख रहा था। वह अपने आगे के पैरों से बाट पर चढ़ा हुआ था और लगातार चबा रहा था। गांव के लोग कहते थे कि बकरा भावनाहीन जानवर होता है, चाहे उसके सामने उसके बच्चे को भी मार दो, उसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि भूख लगने पर वो अपने बच्चों को भी खा सकता है। लेकिन इस काले बकरे को देखकर मुझे डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह सोच सकता है, इसके अपने विचार हों। मैं तुरंत गोदाम की ओर भागा और वहां से घास लेकर आया। बाकी बकरियां घास के लिए टूट पड़ी, लेकिन काला बकरा वहीं खड़ा रहा। जैसे ही मैं हैरान हुआ, वह अचानक बाट से कूदकर बाहर आ गया। मैं डर गया और तुरंत घर के अंदर भागा। मैंने देखा कि बकरा वहीं खड़ा है, मेरे पीछे नहीं आ रहा। पहली बार मैंने किसी बकरे के चेहरे पर चीखने जैसा भाव देखा। मेरा सिर सन्न हो गया। अगले ही पल वह 2 पैरों पर खड़ा हो गया और धीरे धीरे गोदाम की तरफ चलने लगा। उसकी चाल बिल्कुल इंसानों जैसी थी। आंगन की मुर्गियां उसे देखकर गोदाम के अंदर घुस गईं। थोड़ी ही देर बाद अंदर से मुर्गियों की दर्दनाक चीखें आने लगीं। मैं डरते डरते बाहर निकला और देखा काला बकरा मुर्गियां खा रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, बस वह लगातार चबा रहा था। मैं डर के मारे गिरते पड़ते गांव की तरफ भागा। रास्ते में मैं बार बार पीछे देखता रहा, डर था कि वह पीछा करेगा। गांव के मोड़ पर मुझे मेरा दादा गाड़ी में ढेर सारी घास लेकर आता दिखा। मैं हाँफते हुए बोला, दादा, बकरा भाग गया है, उसने मुर्गी खा ली है। दादा कुछ पल चुप रहे, फिर मुझे पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया और घर की ओर चल दिए। जब हम लौटे तो देखा कि काला बकरा फिर से बाड़े में खड़ा होकर घास खा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दादी ने मुर्गियों को गिना और कहा, एक मुर्गी कम है, छोटी पूंछ वाली मुर्गी गायब है। मैं सन्न रह गया। मैंने कहा, उसने खा ली है। बकरा इंसानों जैसी चाल चलता है, उसने उसे गोदाम में बुलाकर खा लिया। जैसे ही मैंने यह कहा, घास खाता बकरा थोड़ा सा रुक गया, जैसे उसने मेरी बात समझ ली हो। फिर वह फिर से घास खाने लगा। दादा बोले, अगर ये मुर्गियां खा रहा है तो इसे रखना ठीक नहीं, इसे मार देना चाहिए। दादी बोली, क्यों? हमारे पास तो वैसे भी मादा बकरियां हैं, हर साल नर बकरा बाहर से लाना पड़ता है और पैसे देने पड़ते हैं। अब जब एक मिला है तो चाहे मुर्गियां ही क्यों ना खाएं, इसे नहीं मार सकते। ज्यादा हुआ तो इसे बांध कर रख देंगे। मैं चुप रह गया, बाहर मत आने। मैंने कुछ नहीं कहा। वह मुड़कर भंडार घर स्टोर रूम में चला गया। मैं और मेरी दादी भी उसके पीछे पीछे अंदर गए, लेकिन वहाँ खून जैसा कुछ भी नहीं था। जमीन पर सिर्फ मिट्टी पड़ी। छोटे पानी भैंसे, ये क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि काली बकरी ने मुर्गी को खा लिया था, यहाँ तो खून भी नहीं है। मैंने घबरा कर कहा, इसी जगह खाया था, पूरा खून बह गया था। दादा, मैं सच कह रहा हूँ। छोटे पानी भैंसे, सच बोलो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुर्गी आखिर गई कहाँ? सच में काली बकरी ने खा ली। मैंने और मेरी दादी ने एक दूसरे को देखा। उसकी आंखों में संदेह था। क्या तुमने मुर्गी को ठीक से नहीं संभाला और वह भाग गई? सच बोलो। नहीं, मुर्गी सच में काली बकरी ने खा ली। अब मेरा धैर्य खत्म हो गया। मैंने हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मार दिया। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, जरूर तुमने ठीक से नहीं देखा और मुर्गी भाग गई। बताओ, मुर्गी किस दिशा में भागी? मुर्गी को काली बकरी ने ही खाया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बस अब मत मारो, चलो ढूंढते हैं, शायद मिल जाए। घर की मुर्गी का ध्यान रखना, अगर फिर एक भी कम हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहकर मैं और मेरी दादी मुर्गी ढूंढने बाहर चले गए। तभी मुझे फिर काली बकरी घूरती हुई दिखी। मैंने उसकी तरफ देखा और हमारी आंखें मिल गई। उसके मुंह के कोने पर मुर्गी का खून लगा हुआ था। मैं डर कर तुरंत फावड़ा उठा लिया, तू बाहर मत आना, अगर फिर मुर्गी खाई तो मैं तुझसे लड़ जाऊंगा। मैं भले ही काली बकरी से डर रहा था, लेकिन मैं अपने दादा से ज्यादा डरता था, क्योंकि कुछ साल पहले पीछे वाले आंगन में चंद्रा अंधा, चंद्रा काना को मेरे दादा ने पीट पीट कर मार दिया था। मरते समय वह चिल्ला रहा था, लियो कोई, मैं वापस आऊंगा, चाहे जानवर बनकर ही क्यों ना जन्म लूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। काली बकरी मुझे अजीब तरह से घूर रही थी। वह लगातार चबा रही थी, पता नहीं क्या खा रही थी। मैंने हिम्मत करके उसकी ओर कदम बढ़ाए। शांत रह, नहीं तो ठीक नहीं होगा। इतना कहते ही काली बकरी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। उसकी दोनों तिरछी आंखें और भी भयानक लगने लगी, जैसे उनमें उस अंधे आदमी की आत्मा हो। मेरी पीठ में सिहरन दौड़ गई। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही आंगन के गेट पर आवाज आई। एक कार आकर रुकी। मेरा चाचा उतरा और साथ में एक गर्भवती औरत भी लाई। दोनों जैसे ही अंदर आए, मैंने देखा कि काली बकरी उसकी गर्भ वाली पेट को घूर रही थी, जैसे कुछ योजना बना रही हो। छोटे पानी भैंसे, ये तुम्हारी छोटी चाची है, मैंने शहर में शादी कर ली है। तुम्हारे दादा दादी कहाँ हैं? वे मुर्गी ढूंढने गए हैं। ये छोटे पानी भैंसे हैं, बहुत अच्छा बच्चा है। तुम अंदर बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक पुरानी मुर्गी पकाता हूँ। पहाड़ की मुर्गी शहर की मुर्गी से ज्यादा स्वादिष्ट होती है। ठीक है, मैं बाहर ही घूम लेती हूँ, मैं पहली बार पहाड़ों में आई हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, तुम गर्भ
गर्भवती हो। फिर वह बकरी अचानक आवाज करने लगी। मेरी छोटी चाची उसकी तरफ चली गई। वह उसे देखकर उसे घास खिलाने लगी। बकरी ने अपने आगे के पैर बाड़े पर रख दिए और जीभ लंबी करके उसके हाथ को चाटने लगी। फिर उसने उसके चेहरे को भी चाट लिया। वह घृणा से भर गई और वहां से हट गई। अंधेरा होने पर खाना तैयार हुआ। मेरे दादा दादी भी लौट आए। पिताजी, ये वही है जिसकी मैंने बात की थी, मेरी पत्नी शियाओ शुए। वह 7 महीने की गर्भवती है। दादा ने मेज पर मुर्गी का मांस देकर गुस्से से कहा, घर में पहले ही मुर्गी गायब हो गई है और तुम फिर मुर्गी काट लाए। इतने जानवर बर्बाद कर रहे हो। पिताजी, ये उसकी सेहत के लिए है। कल मैं शहर जाकर आपके लिए सुअर भी लाऊंगा। हम गरीब हैं, पर तुम उनसे झगड़ा मत करो। मैं शाओ शेन बस हल्की हंसी हंसा और कुछ नहीं बोला। आओ बैठो, खाना खाओ। किसी ने गुस्से में कहा, क्या फिजूल खर्ची है, गर्भवती होने में क्या बड़ी बात है। तुम छोटी शाओ को गुस्सा मत दिलाओ। हम घर का खाना मुफ्त में नहीं खा रहे। कल मैं एक बकरी भी काटना चाहता हूँ और गांव के रिश्तेदारों को बुलाकर दावत करूंगा ताकि छोटी शाओ सबको जान सके। किसी ने जवाब दिया, ना त्योहार है ना कुछ, बकरी क्यों काटनी है। तुम तो अब हद से बाहर हो गए हो। जल्दी शहर वापस जाओ, तुम मुझे परेशान करते हो। मेरे चाचा ने गुस्से से कहा, बस करो, बकरी मत काटो। मैं खुद कस्बे जाकर खरीद लाऊंगा और काट दूंगा। मैंने भी मुंह बिचकाया लेकिन कुछ नहीं कहा। खाना खत्म होने के बाद चाचा और चाची पश्चिम वाले कमरे में चले गए। रात बहुत हो चुकी थी। मुझे पेशाब के लिए बाहर जाना पड़ा। तभी मैंने देखा कि एक काली बकरी पश्चिम कमरे की खिड़की पर बैठी है और अंदर घूर रही है। उस बकरी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसके मुंह से लार टपक रही थी। मैं डरते डरते पीछे हटने लगा ताकि जाकर अपने चाचा को बुला सकूं। लेकिन तभी वह बकरी अचानक मुड़ी और मुझे बहुत गुस्से से घूरने लगी। मैं डर कर गिरते पड़ते पूर्व वाले कमरे में भाग गया। मैंने चिल्लाकर कहा, काली बकरी बाहर आ गई है। वह मेरी चाची को घूर रही है। या बकरी तो बाड़े में होनी चाहिए। मैं और मेरे दादा बाहर निकले तो देखा बकरी सच में बाड़े में ही लेटी थी। दादा गुस्से में बोले, झूठ बोलता है तू, अब मैं तुझे मारूंगा। मैंने झुकर देखा तो जमीन पर बकरी के पैरों के निशान थे। मैंने कहा, दादा देखो, ये बकरी के पैरों के निशान है। कल रात तो आंगन साफ किया गया था, फिर ये कैसे। दादा ने ध्यान से देखा, सच में वहाँ निशान थे। फिर मैंने चाचा को बुलाया। चाचा बाहर आए। मैंने कहा, बकरी को बांध दो, ये ठीक नहीं है। चाचा ने कंबर से एक मोटी लोहे की जंजीर निकाली। दादा ने पूछा, इतनी मोटी जंजीर किसके लिए है। चाचा बोले, उसी काली बकरी के लिए। फिर उन्होंने बकरी के पास जाकर उसकी टांग में जंजीर बांध दी। लेकिन बकरी ने अचानक लात मारी और दादा के पेट में जोर से लग गई। दादा दर्द से जमीन पर गिर पड़े और पसीने से भीग गए। अगर चाचा पास न होते तो शायद बकरी उन्हें कुचल दे। दादा का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने गुस्से में कहा, इस जानवर को मैं इसे जरूर मार दूंगा। चाचा बोले, अस्पताल चलें। दादा बोले, नहीं, पैसे क्यों बर्बाद करें, रात में आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। फिर वह अपने कमरे में चले गए। चाचा भी चले गए। काली बकरी जंजीर से बंधी खड़ी थी और बिना भाव के लगातार पूर्व वाले कमरे को घूर रही थी, जैसे देख रही हो कि दादा मरे या नहीं। अगली सुबह दादा ने बकरी को बाहर निकाला और बेल्ट से उसे जोर जोर से पीटा। अब देखता हूँ तो कैसे लात मारती है। और वह बकरी बुरी तरह पीटी गई। काली बकरी को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसकी चमड़ी फट गई। काली बकरी के चेहरे में बदलाव आया। वह लगातार मुझे देखता रहा। पिताजी, चलो शहर चलते हैं, मैं बकरी खरीदने जाता हूँ, साथ में आपका शरीर भी चेक करवा देंगे। मैं ठीक हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। चलो चलें, इलाज का पैसा मैं दूंगा। इतना कहकर मेरे चाचा मुझे भी गाड़ी में धकेल देते हैं। नाम वाले, माँ को भी ले चलो, साथ में शरीर की जांच करवा लेते हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। माँ, आप भी चलो, देख लेते हैं। पैसे की चिंता मत करो। हाँ माँ, चलो चेक करवा लेते हैं। घर में शियाओ शुए और छोटा बैल भी है। ठीक है छोटा बैल, घर पर शियाओ शेन का ध्यान रखना। कड़ाही में खाना है, भूख लगे तो गर्म कर लेना और शियाओ शेन के साथ खा लेना। जब मेरे चाचा सब चले गए, आंगन में सिर्फ मैं और मेरी छोटी भाभी रह गए। शियाओ शेन, तुम कमरे में आराम करो। नहीं, मैं आंगन में धूप सेंकता हूँ। मैं शियाओ शेन बेंच पर बैठकर धूप सेंक रहा था। तभी बकरी ने आवाज दी, जिससे मैं चौंक गया। मैं तुरंत बाड़े के पास गया और देखा कि पानी के टब में पानी नहीं था। सुबह तो पूरा भर कर रखा था, इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया। मैं सोच ही रहा था कि आंगन में एक बूढ़ी औरत आ गई। वह झुकी हुई थी, बहुत दुबली पतली। लड़की, तुम किसे ढूंढ रही हो। उसने मेरी गर्भवती पेट की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, मैं राहगीर हूँ, थोड़ा पानी चाहिए। ठीक है, रुको, मैं पानी लाती। मैंने उसे पानी दिया। बूढ़ी औरत ने पानी पीकर डरावनी आवाज में कहा, बेटी, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मृत है। क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने अभी अस्पताल में चेक करवाया था, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरी मदद की, इसीलिए सच बता रही हूँ। तुम्हारे बच्चे को अभी भी बचाया जा सकता है, लेकिन तुरंत गर्भ बदलना होगा। नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करती, तुम जाओ यहाँ से। बूढ़ी औरत की हंसी डरावनी हो गई। उसका चेहरा और ज्यादा भयानक दिखने लगा, जैसे वह कोई बूढ़ी पहाड़ी बकरी हो। वह तेजी से मेरे पास आई और मेरे पेट पर जोर से मुक्का मारा। मैं दर्द से जमीन पर गिर गई, चेहरा पीला पड़ गया। शियाओ शेन, तुम ठीक हो। मैंने पेट पकड़कर कमजोर आवाज में कहा, शियाओ शुई, जल्दी लोगों को बुलाओ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और पल भर में गायब हो गई। मैं तुरंत बाहर भागा। जाते समय मैंने देखा कि काली बकरी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे यह सब उसी की साजिश हो। मैं जल्दी से गांव की दाई को बुला लाया। लोग भी तमाशा देखने आ गए। शियाओ शेन की हालत बहुत खराब थी, खून बह रहा था। वह जन्म नहीं दे पा रही थी और बेहोश होने वाली थी। दाई ने कहा, बच्चा अब नहीं रखा जा सकता, उसके घर वाले तेरी जान ले लेंगे। चाची, मुझे बचा लो, जल्दी से इस बच्चे को बाहर निकालो। दाई ने आदमी को कमरे से बाहर धकेल दिया। गांव का मुखिया दरवाजे पर बैठा बीड़ी पी रहा था और पसीना पसीना हो रहा था। जल्दी ही कमरे के अंदर से दर्द भरी चीखें आने लगी। कुछ बुजुर्ग महिलाएं हाथ खून से सने हुए पूर्वी कमरे से बाहर भागी। उनकी आंखों
आंखों में डर साफ दिख रहा था। यह देखकर मुखिया घबरा गया और पूछा, क्या हुआ? दाई की आवाज भी कांप रही थी। जानवर जानवर जैसा बच्चा पैदा हुआ है, भेड़ का सिर जैसा राक्षस। आंगन में सब लोग एक पल को सन्न रह गए। तुमने ठीक से देखा? हाँ, साफ देखा। भेड़ जैसा सिर था, ऊपर ऊन भी थी। बच्चे को बाहर लाओ, मुझे दिखाओ। मुखिया ने कहा, मैं नहीं ला सकती। दाई डर गई। मुखिया ने उसे घूरा और गुस्से में बोला, इंसान भला भेड़ जैसा बच्चा कैसे पैदा कर सकता है? तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हें गलत दिखा होगा। अभी बच्चे को लाओ। दाई मजबूरी में फिर कमरे के अंदर गई। थोड़ी देर बाद वह बच्चे को लेकर बाहर आई। बच्चा पूरी तरह कपड़े में लिपटा हुआ था, चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। दाई ने बच्चा मुखिया को दे दिया। मुखिया ने एक नजर देखा और हंसते हुए बोला, देखो तुम्हारी हालत कैसी हो गई है डर से। ये तो बस बच्चा है, बस इसके शरीर पर थोड़ा ज्यादा बाल है, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। फिर उसने पूछा, मिंगजी की पत्नी कैसी है? बहुत कमजोर है, उसके लिए कुछ अंडे उबालो और थोड़ा चावल का दलिया बनाओ। बच्चे को मैं अपने साथ ले जाता हूँ, वेइचिन को देखभाल करने दो। दाई ने थोड़ा संदेह से कहा, ये सच में इंसान का बच्चा है? मुखिया बोला, और क्या होगा, तुम बस ज्यादा सोच रही हो, कुछ महीने में सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वह बच्चा लेकर तेजी से बाहर निकल गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे वह खुद भी अंदर से डरा हुआ हो। उसके जाने के बाद लोग धीरे धीरे आंगन से चले गए। फिर दाई ने अंडे उबाले और चावल का दलिया तैयार किया और मुझे दिया। छोटे बछड़े या लड़के, मैं जा रही हूँ, ये अंडे और दलिया तुम्हारी छोटी शेन को दे देना, ध्यान रखना उसे ठंड न लगने पाए। मिट्टी के चूल्हे को अच्छी तरह गर्म रखना, ठीक है? दाई के जाने के बाद मैं दलिया लेकर कमरे में गया। छोटी शेन का चेहरा पीला पड़ा था और वह बहुत कमजोर होकर चटाई पर लेटी थी। उसने पूछा, बच्चा कहाँ है? क्या वह जिंदा है? मैंने कहा, जिंदा है, मुखिया उसे ले गया है दूध पिलाने के लिए, थोड़ी देर में वापस भेज देगा। यह सुनकर छोटी शेन को थोड़ी राहत मिली। जिंदा है तो ठीक है, जिंदा है तो ठीक है। दोपहर तक मेरे चाचा वगैरह वापस आ गए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट करो, पार्ट 2।